नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई। सभी गुरुजनों को प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहाँ बहुत सारे फर्जी गुरु जो हैं और फर्जी चाणक्य वो ध्वस्त हो चुके हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है, और ओंकार जी हैं, अभिषेक जी हैं, और पुणे से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वरुण उपासनी। इनको आपने देखा होगा कई बार विमर्श पर, लेकिन आज जो है ये जयपुर डायलॉग्स प्रॉपर मेन पर भी उपलब्ध हैं, क्योंकि इनके क्षेत्र में ही सारी हरकतें हो रही हैं। और वो हरकतें क्या हैं, पहले तो मैं ओंकार जी से पूछूंगा, साहब ये क्या चल रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो शरद पवार का ही मास्टर स्ट्रोक है, और कुछ लोग कह रहे हैं, जो राज ठाकरे ने भी कह दिया, शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक है, और बाकी लोग कह रहे हैं कि शरद पवार की जो है वो उनके जो धुर्रे हैं वो उड़ा दिए गए हैं। ओंकार जी। एक्चुअल में क्या है संजय जी, कुछ लोगों को गुब्बारे फुलाने की आदत होती है, और ये एक बड़ा गुब्बारा फुला करके रखा गया है महाराष्ट्र का शरद पवार के तौर पर। लेकिन आंकड़े भी इसकी तस्दीक नहीं करते हैं, इसका प्रमाण नहीं देते हैं कि वो कोई बहुत बड़े नेता हैं, और जो उनके कर्म हैं वो भी नहीं बताते हैं कि वो कोई बहुत दूरदृष्टा हैं, या कोई बहुत, जो एक शब्द उनके बारे में मराठी मीडिया में भी और जो यहाँ का दिल्ली का इकोसिस्टम है वो भी प्रयोग करता है, चाणक्य, राजनीति के चाणक्य। काहे के चाणक्य हैं? मैं कुछ चीजें दर्शकों के सामने और आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 बार इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, एक बार 1978 में, एक बार 1998-99 में। मुद्दे अलग अलग थे। 1978 के बाद जब 1980 में अगला चुनाव हुआ था, तो इनकी पार्टी को पता है कितने वोट मिले थे? इनकी पार्टी को 20% वोट मिले थे और 47 सीटें मिली थी। 1980 में कांग्रेस से बगावत करने के बाद, अलग होने के बाद, सरकार चलाने के बाद इनकी पार्टी को केवल 47 सीटें मिली थी, 20% वोट मिले थे। 1999 में जब ये चुनाव लड़े तब इनको 58 सीटें मिली और 22% वोट मिले। इनको मैक्सिमम, मतलब 1999 में तो ये कांग्रेस से अलग होकर के लड़े थे, पर उसके बाद जितने चुनाव हुए हैं विधानसभा के, वो सारे कांग्रेस के साथ गठबंधन में ये लड़े हैं। और मैक्सिमम सीटें पता है इनको कितनी मिली थी? 2004 में 71 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 69 सीटें मिली थी। और अजित पवार को ये जो 2004 वाली घटना थी कि एनसीपी को 2 सीटें कांग्रेस से ज्यादा मिली, इसके बावजूद शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी नहीं की, अजित पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो दंश अजित पवार के मन में हमेशा रहा। तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं दर्शकों को कि ये जो चाणक्य बोले जाते हैं, ये कैसे चाणक्य थे। एक आंकड़ा और दे देता हूं बहुत जल्दी से। 1980 में कांग्रेस में तो ये नहीं थे ना, कांग्रेस को मिली थी 186 सीटें, 44% से ज्यादा वोट मिले थे। बिना शरद पवार के भी कांग्रेस ने 186 सीटें जीती थी। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये माइनस कांग्रेस कुछ नहीं है। कांग्रेस में रहते हुए ये मुख्यमंत्री भी बने, बहुमत के मुख्यमंत्री बने, और जो एक आभा मंडल, पता नहीं मराठी मीडिया को इन्होंने खरीदा हुआ है क्या है, कुछ तो है जो वो
इतनी चापलूसी करते हैं इनकी और इतना महिमा मंडन करते हैं। अब इनके अपने परिवार के ही सदस्य ने इनको इनकी जगह दिखा दी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें ना कहें, अक्टूबर-नवंबर 2019 में जिन 2 लोगों ने मिलकर के बड़ा खेल किया था, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उन दोनों को ही अब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह दिखा दी है। आज एक मातोश्री में बैठे हुए हैं, अपने जख्म सहला रहे हैं और दूसरे सिल्वर ओक में बैठे हुए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। और जो अभी भी ये हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब भी शरद पवार की ही नीति का, रणनीति का हिस्सा है, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इस बार ऐसा दावा खुद शरद पवार भी नहीं कर पाएंगे, जैसे दावे उन्होंने जब वो शपथ ग्रहण हुआ था देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का, उस तरह के दावे जो उन्होंने किए थे, इस बार वो कर नहीं पाएंगे। और इस बार तो हालात ये हो गए हैं कि जो उन्होंने अभी कहा था कि रोटी को पलटने का समय आ गया है, तो किसी ने एक हेडिंग भी लगाया था मैंने और बड़ा दिलचस्प था कि चिमटा लेकर के ही भाग गए अजित पवार। अब रोटी पलट। और एक ने कहा कि वो चिमटा नहीं, वो तो चूल्हा ही लेकर के भाग गए हैं और ये अब चूल्हा ढूंढ रहे हैं। जी संजय जी। अभिषेक जी, आपके जी। पास क्या सूचना है? 4 दिन पहले तो वैसे आपने भी शो किया था और इस पे हम लोगों ने भी ट्वीट और शो किए थे, लेकिन मैं अर्नब गोस्वामी के उस इंटरव्यू सेक्शन से शुरू करूंगा। मैं इंटरव्यू हमने भी सारा जो है ये स्मेल या कह सकते हैं कि ये सुगंध या गंध जो थी वो उसी इंटरव्यू के बाद से यानी आरंभ हुई थी। लेकिन इसमें एक बात और भी है कहने वाली, वो भी आप इसके ऊपर कहें। हालांकि कोई कहता नहीं है, सब बिल्कुल दबे सुर में बात करते हैं, लेकिन वो भी कही जानी चाहिए कि भाई ये जो है ये देवेंद्र फडणवीस का कारनामा है, या कि बहुत सारा जो है वो जो जिसको हम कहते हैं बीजेपी आईटी सेल इत्यादि, वो अमित शाह का बार बार इसमें गुणगान कर रहा है, वो है। रात को हमारी और आपकी इसी विषय पे 11-12 बजे के आसपास हम लोग चर्चा कर रहे थे रात्रि के, तो अब वो रिवील कर देता हूं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस का इसमें रोल तो है, लेकिन जो प्लानिंग थी उसको इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप गले मिलेंगे अहमदाबाद में और सारा प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे और उसके बाद छुरा मार देंगे। और रिसेंट डेवलपमेंट नागपुर में हुई है कि अपना बंदा मुख्यमंत्री चाहिए। संघ की बैठक हुई थी, संघ ने बोला 2024 में आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में अपना लड़का, अपना बंदा नहीं, अपना लड़का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब अपना लड़का कौन है इस वक्त महाराष्ट्र में? 2 नाम हो सकते हैं नागपुर से ही, एक गडकरी जी और एक देवेंद्र फडणवीस जी, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। 16 इनके अयोग्य भी हो सकते हैं विधायक जो शिवसेना वाले हैं, वो बात की बात है। लेकिन तो कैसे किया जाए? वीक लिंक इनको पता था कि अजीत पवार है, पहले भी वीक लिंक है, लेकिन इसको जिस प्रकार से पीआर एजेंसी के थ्रू जब 7-8 इंटरव्यू आ गए तो समझ में आ गया था कि कोई रोटी पलटने के बजाय जो है वो चूल्हे में पानी डाल रहा है, वो लगातार डाल रहा है। और एक बड़ी बात जो है सर, देवेंद्र फडणवीस अब मुझे लगता है कि 2024 से पहले वो मुख्यमंत्री वापस बनाए जाएंगे और महाराष्ट्र की राजनीति से जो कैबिनेट एक्सपेंशन पे आपने शो कर लिया होगा मेरे ख्याल से, अब वो है कि मुख्यमंत्री साहब जो है शायद कैबिनेट में सेंटर में भेजे जाए यहाँ पे, और ये चीज की चर्चा होनी शुरू हो गई है, वो स्मेल आ रहा है बहुत तेजी से। आपने एक और प्रश्न पूछा था, वो मैं भूल गया सर, आईटी सेल वाला। मैंने अमित शाह की बात की थी। हाँ, अमित शाह की। अब अमित शाह वाला क्या है कि ये पूरा मीटिंग जो अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया था,
नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने ही। और नरेंद्र मोदी जी वो है जो अमित शाह पे ही विश्वास करते हैं। तो जब सारी गुगली वाली बात हो गई गुजरात में तो तो नहीं किया था, गुजरात इलेक्शन में तो अमित शाह को दूर रखा था। अब गुजरात वहां तो पटेल साहब ऑलरेडी हैं, वो गुजरात को भी देख रहे हैं, ठीक पटेल है। नहीं, सीआर पाटिल साहब है वहां पे। हाँ, सी आर पाटिल साहब, तो वो ठीक है, लेकिन एक सीआर पाटिल महाराष्ट्र में भी है, लेकिन वो दूसरे तरह के। नहीं, एक मिनट मैं वो भूल जाऊंगा वो पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट मैंने लिख रखा था इसी शो के लिए। तो अमित शाह से नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त भी पूछा था, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है, जितनी छीछा लेदर हुई है, ये जो राजनीति की अब चाणक्य बता रहे हैं, तो आपकी और मेरे इमेज पे डेंट लगा है। वही वो दिन था, होली से एक दिन पहले, आई थिंक 29 मार्च 2019, वहीं से ये कार्यक्रम वापस शुरू हो गया था कि तोड़ना है। लेकिन तब तक इनकी सरकार बन चुकी थी, पहले शिवसेना को तोड़ा और अब ये वापस यहां तोड़ा है। लेकिन इसमें प्लानिंग जो है वो अमित शाह की है, इसमें कोई शक नहीं है सर। जी, आपकी क्या सूचना है वरुण जी? मराठी मीडिया क्या बोल रहा है? मराठी मीडिया का तो ये कहना है कि ये फिर से शरद पवार का ही गेम है। जो राज ठाकरे का जो लेटर था, ओपन लेटर, तो मराठी मीडिया तो बीइंग ऑन द पेरोल ऑफ शरद पवार, तो उनका वही एक स्टेटमेंट है कि ये शरद पवार ने ही मास्टर स्ट्रोक किया है कि बीजेपी को खत्म करने के लिए। बट ओवरऑल जो एनालिसिस है, जो अगर हम इवेंट्स देखें, तो ये पिछले 1-1.5 साल में देवेंद्र फडणवीस ने ये चौथी बार शरद पवार को मात दी है। एक बार पहले विधान परिषद के इलेक्शंस हुए थे, उसमें बीजेपी की एक एक्स्ट्रा सीट आई थी। बाद में फिर से राज्यसभा इलेक्शन हुए थे, उसमें फिर से बीजेपी की एक्स्ट्रा स्प्लिट एक सीट आई थी। तो वो जो 25-30 एमएलएस थे, तो वो पहले शिवसेना और एनसीपी मिला के ऐसे, तो ये दूसरी बार हुआ कि जो महाविकास आघाड़ी या महाविकास बिघाड़ी, तो उनको 2 बार वो हुआ। उसके बाद अगले ही महीने शिवसेना स्प्लिट हो गई और एकनाथ शिंदे यहाँ आ गए। शरद पवार को ये जो चाणक्य दिखाने का एक एक पूरा मराठी मीडिया ने रचा हुआ है, तो वो पूरा ऑपोजिट है। चाणक्य कुड सी अलेक्जेंडर कमिंग व्हेन ही जस्ट एंटर्ड वेस्ट एशिया। शरद पवार ने परसों प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और आज वो देवेंद्र फडणवीस को ग्रीट करने गए थे। तो ये एक बड़ी आयरनी है कि ये कौन से एंगल से चाणक्य है। और दूसरी बात जो है, सुप्रिया सुए का एक वीडियो काफी पॉपुलर हो रहा है 2 दिन से, कि उन्होंने 19 में कहा था कि अकेला देवेंद्र क्या करेगा। तो ये 2 साल में देवेंद्र फडणवीस ने दिखा दिया कि अकेला देवेंद्र क्या-क्या कर सकता है। अजित पवार का बंगला देवगिरी से वो निकले तो वो डायरेक्ट देवेंद्र लोग जाके पहुंचे हैं। और उनके साथ ऐसे नहीं कि छोटे नेता हो। प्रफुल्ल पटेल जो सबसे शरद पवार के करीबी माने गए हैं, पूरा उनका फाइनेंस वगैरह प्रफुल्ल पटेल के पास है। धनंजय मुंडे वाज अ शरद पवार लॉयलिस्ट। बाकी भी जो दिलीप वळसे पाटिल है, छगन भुजबळ है, तो ये सब बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में जिनकी पॉलिटिकल होल्ड काफी ज्यादा है। तो ये ऐसे नेता सब वहां गए हैं, तो यहाँ से देयर इज नो टर्निंग बैक। तो जो ये कह रहे हैं कि ये फिर से शरद पवार ने कुछ गेम किया है, कुछ ये किया है, तो इट सीम्स मोर लाइक बीजेपी इज ट्राइंग टू बैलेंस पावर। और दूसरा मतलब लॉन्ग टर्म में कोई ऑपोजिशन ना हो बीजेपी के लिए। तो अभी ऑपोजिशन की स्टेट देखें अगर हम, तो एनसीपी तो अभी पूरी खत्म हो गई। अजीत पवार का जो क्लेम था, तो 42 एमएलए आउट ऑफ 52, तो वो सब अजीत पवार के गट के साथ है। दूसरा है शिवसेना। शिवसेना को भी बीजेपी ने खत्म कर दिया है। कांग्रेस में ऐसी 1 महीने से सूचना चल रही है कि कांग्रेस में भी एक वर्टिकल स्प्लिट होगा। और जो बड़े नेता है अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ये सब बीजेपी के टच में है। तो अशोक चौहान का तो कम से कम 6 महीने से ये चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें, तो बीजेपी ने लॉन्ग टर्म में 2024 का जो इलेक्शन है, वो उनका एक लोकसभा में बहुमत, और उसके बाद अक्टूबर में जो यहाँ पे इलेक्शन होगा उसमें एक बहुमत की दिशा में वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि ना तो कांग्रेस है, मनसे के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो सोलो जा सकते हैं या शिवसेना के साथ युति, मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ युति करके बाकी कांग्रेस वगैरह को एक साथ मिला के वैसे कर सकते हैं। पर उसमें कोई उतना पावरफुल लीडर अभी बचा नहीं है। राज ठाकरे के भाषण पॉपुलर होते हैं, पर ऑन ग्राउंड उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम 2009 के इलेक्शन के बाद देखें, तो 2009 में 13 सीट उनको आई थी, पर 14 में भी 1 सीट आई थी और 19 में भी 1 ही सीट आई है राज ठाकरे को। उद्धव ठाकरे को दोनों इलेक्शन में जो सीट आई है वो मोदी वेव में आई है। और बाकी अगर हम शरद पवार के पास देखें, तो कोई ग्राउंड लीडर ऐसा मास बचा नहीं है
कि जो वोट खींच पाए। शरद पवार, अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे काफ़ी लोग पहले मेरे साथ आए, फिर छोड़ के भी गए हैं, पर मैंने हर बार पार्टी खड़ी की है। पर डिफरेंस वही है कि वो तब उनकी एज अलग थी। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले वो उतना अफ़ोर्ड कर सकते थे कि लीडर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब 82 में विदाउट एनी लीडर, विदाउट एनी पार्टी स्ट्रक्चर वो फिर से पार्टी खड़ी नहीं कर सकते। और एक बारामती में जो बीजेपी का गेम प्लान है, जो अमेठी में हुआ वो बाराबंकी में वो रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेठी में भी अगर हम 2014 का इलेक्शन देखें, तो स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में 1 लाख का वोट डिफरेंस था। 19 में अगर बारामती का इलेक्शन देखें तो सुप्रिया सुळे और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, उनमें 1 लाख वोट का डिफरेंस था बस। और अभी अजीत पवार बारामती से होकर अगर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो उनका वोट शेयर मिला के ये काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि 2024 में बारामती का सीट भी एनसीपी हार जाए। तो ये ओवरऑल एक गेम प्लान है कि 2024 का इलेक्शन स्मूथली जाए, दोनों इलेक्शन महाराष्ट्र के, और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कोई ऑपोजिशन बचे ना। संजय सर, एक बात ये है। भी समाचार ही आ रहा है कि कुछ एमएलए वापस चले गए हैं शरद पवार के पास, एक एमपी भी वापस चले गए। हाँ, 2 एमएलएज का अभी न्यूज़ आई है कि वो फिर से चले गए, और एक अमोल कोल्ले जो थे वो पहले से ही लॉयलिस्ट थे। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन से शरद पवार सबको फ़ोन कर रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड ने भी आज ही सुबह स्टेटमेंट दिया है। तो वो एक तो विरोधाभास है दोनों के स्टेटमेंट में। एक तो शरद पवार कह रहे हैं कि मैं पार्टी नई तरीके से खड़ा करूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी ओर जितेंद्र आव्हाड कह रहे हैं कि सब हमारे संपर्क में है। तो वो रिलायबिलिटी दोनों की नहीं है, क्योंकि एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। तो जो न्यूज़ आ रही है वो तो अभी वही है कि 1-2 एमएलएज़ है जो फिर से रिटर्न गए हैं। बट ओवरऑल आउट ऑफ 42 आई थिंक 35 प्लस आर विद अजित पवार। 2/3 से ज़्यादा उनके पास है। हाँ, हाँ। ओके। ओंकार जी, धनंजय मुंडे भी आ गए हैं एनडीए के खेमे में, और आप जान रहे हैं कि 2 मुंडे बहनें हैं, वो काफ़ी समय से कुछ उलट-पुलट बातें कर रही हैं। और पंकजा मुंडे को तो आप जानते हैं कि वो तो अपनी सीट तक नहीं बचा पाई, तो वो आगे अब वो क्या करेंगी। ये धनंजय मुंडे का लाना भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानते हैं क्या आप? संजय जी, बात ऐसी है कि पंकजा मुंडे या उनकी बहन वो क्या कह रही हैं, क्या उसकी रिलेवेंसी है, क्या उनका महत्व है, क्या उनका प्रभाव है, इस सब को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सोच भी नहीं रही होगी। उनको जो करना है वो करें, जिसके साथ जाना है वो जाएं। ये इस दशा में उनको छोड़ दिया गया है, और अब रही सही कसर धनंजय मुंडे को इधर ला करके वो पूरी कर दी है। यानी उनके लिए मैदान को खुला छोड़ दिया गया है कि अब आप चाहें तो आप जहां चाहें वहां चली जाएं। ये तो हो नहीं सकता है कि इनके फादर साहब की तरह इनको सम्मान दिया जाए। और यही संकट तो उद्धव ठाकरे के साथ भी था ना, जो पंकजा के साथ है। ये चाहते थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप बाला साहब ठाकरे के पास आकर के, मातोश्री में आकर के उनको शीश नवाती थी, उसी तरीके से मोदी और अमित शाह जो हैं वो मातोश्री आए और मेरा जयकारा लगाएं। तो ये तो बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है, बदली हुई लीडरशिप है, बदले हुए इनके तेवर हैं। और क्यों ना हो, उनकी अटल जी की मजबूरी रही होगी, गठबंधन की सरकार थी, उनको तो हर एक को साथ लेकर के चलना था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तो ऐसी कोई मजबूरी है नहीं। और 2009 से ही पासा पलटना शुरू हो चुका था। उससे पहले शिवसेना की सीटें भी ज्यादा आती थी, वोट शेयर भी शिवसेना का ज्यादा हुआ करता था, और 2014 के इलेक्शन ने तो पूरी तरीके से मामला पलट दिया, जिसको ये लोग पचा नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब मैं आता हूं एक दूसरे पॉइंट पे संजय जी, आप अगर इजाजत दें। जी, जी, जी। ये अवश्य। अभी जो
अभी जो उपासनी जी ने तथ्य रखे देवेंद्र फडणवीस वाले, इसमें मैं एक ऐड कर देना चाहता हूं। यह घटना है 9 मार्च 2022 की। राज्य की कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में अपने विचार रख रहे थे। उन्होंने तब के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल को एक पेन ड्राइव सौंपी और ये कहा कि इस पेन ड्राइव में 125 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये जो राज्य सरकार के स्पेशल वकील हैं, प्रदीप चौहान शायद उनका नाम, ये उनके दफ्तर की रिकॉर्डिंग है और इन वीडियो से ये साबित होता है कि जो तीनों दल हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इनकी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को फिक्स करना चाहती हैं, उनका राजनीतिक करियर तबाह करना चाहती हैं। उन्होंने एक नेता का नाम भी लिया था, गिरीश महाजन का, कि उनको मकोका में गिरफ्तार करने की साजिश और प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था, आरोप लगाया था कि शरद पवार देवेंद्र फडणवीस का यानी मेरा राजनीतिक करियर तबाह करना चाहते हैं, इसकी साजिशें रची जा रही हैं। जरा ध्यान से सोचिए कि मार्च 9, 2022 और इसके बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के भीतर देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को और 40 एमएलए को तोड़ लिया शिवसेना से और उद्धव ठाकरे की सरकार भी तोड़ दी। इससे पहले 2 घटनाएं और हुई थी। विधान परिषद के चुनाव हुए थे, उसमें एमवीए को चारों खाने चित किया था उन्होंने। फिर राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें भी एक अपना उम्मीदवार ज्यादा जिता करके इनको चारों खाने चित किया था और जिस दिन वो रिजल्ट आ रहे थे उसके अगले दिन ये बगावत करके सूरत पहुंच चुके थे। सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, गोवा से मुंबई। देवेंद्र फडणवीस की आप इसको काबिलियत कहिए, विशेषता कहिए, अगर इन्होंने बेईमानी से 2019 में सरकार बना भी ली थी, भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोकते हुए, तो ये अगर शांति से अपना काम करते, कुछ बेहतर रिजल्ट देते, तो शायद लोग भूल जाते कि इन्होंने कुछ गड़बड़ियां की थी, विश्वासघात किया था। केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो विश्वासघात नहीं मानता, मैं ये महाराष्ट्र की जनता के प्रति भी इनका द्रोह मानता हूं, विश्वासघात मानता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने ही अक्टूबर में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जनादेश दिया था और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का जनादेश दिया था। तो इन्होंने भाजपा के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता के साथ भी विश्वासघात किया था। ये शांति से अपना कार्यकाल पूरा कर सकते थे, लेकिन जिस तरह की हरकतें की, जिस तरीके से इन्होंने देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर तबाह करने की कोशिश की, बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को फिक्स करने के षड्यंत्र रचे और उस समय के डीजीपी और मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर थे संजय पांडे, उनको ये काम सौंपा था कि आप ये करिए, किसी भी तरीके से इनको गिरफ्तार करिए। अगर वो हरकत ये ना करते तो शायद इनकी सरकार चलती रहती। देवेंद्र फडणवीस ने पहले शिवसेना का भूस भरा और उसके बाद अब शरद पवार का भूस भरा, क्योंकि शरद पवार ने ही मार्च में जो उन्होंने खुलासा किया था कि शरद पवार मेरा राजनीतिक करियर तबाह करना चाहते हैं, तो अब ठंडा खा करके खाने की आदत इनकी टॉप लीडरशिप को भी है और देवेंद्र फडणवीस को भी वो गुण ट्रांसफर हो गए हैं, तो वो ठंडा करके खाते हैं। लेकिन जो हालत आज इनकी कर दी है, आपने जो पहला वीडियो बनाया था इस घटनाक्रम के बाद कि महाराष्ट्र से अपोजिशन लगभग खत्म कर दिया है देवेंद्र फडणवीस और उनकी लीडरशिप ने। जी अभिषेक जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, 2 बार शरद पवार को किसी ने प्रॉपर ढंग से धक्का दिया, इस बार देवेंद्र फडणवीस ने और 2006 में रिकी पॉन्टिंग ने। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात है
वो लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए मैंने याद दिलाया कि प्रॉपर ढंग से जिसको धक्का देना, बेइज्जती करना है, वो पहली बार रिकी पॉन्टिंग ने किया था। लेकिन खैर, एक बात बड़ी अच्छी हो रही है महाराष्ट्र में, कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे। नागपुर से जो बैकिंग मिल रही है देवेंद्र फडणवीस को, महाराष्ट्र में एक नई लीडरशिप पे जो भरोसा संघ दिखा रहा है, मुझे लग रहा है ये अच्छा है भविष्य के लिए, महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि वो कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं है कि इसको सपोर्ट करना उसको सपोर्ट करना है। बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ वो जा रहे हैं कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस को हमें आगे बैक करना है। और जिस प्रकार से वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं वो एकदम कमाल है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति के धुरी बनने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस जी। जी हाँ। वरुण, आप अभिषेक को और पूछ लूं एक थोड़ा सा, बिहार, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार बहुत इस समय चल रहा है। आज तेजस्वी जी को चार्जशीट हो गई है सीबीआई की, तो क्या चल रहा है वहां पे? आपकी बैकएंड टीम से अगर पॉसिबल हो तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट किया है कि बिहार में कोई टूट नहीं होगी, संभवतः नीतीश कुमार ही शायद न पलट। देखिए बड़ा गजब है, मैंने दोपहर में भी बोला था, भोपाल की रैली में नरेंद्र मोदी जी ने सबको काउंटर किया था, नीतीश कुमार जी को छोड़ दिया था। पता नहीं कौन सा एक सॉफ्ट कॉर्नर नरेंद्र मोदी जी के मन में नीतीश कुमार के लिए, ये मुझे समझ में नहीं आता। बिहार बीजेपी दरभंगा रेजोल्यूशन के बाद बहुत क्लियर ढंग से आगे बढ़ रही है कि हमको नीतीश कुमार नहीं चाहिए। हम 2024 में नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और अभी टाइम्स नाउ का एक सर्वे भी आया है जिसने बिहार को 22 से 25 सीटें दी है एनडीए में बिहार को, और उनको 14 सीटें दी हैं। यानी ये क्लियर है कि एनडीए का बहुत अच्छा खासा एज है। लेकिन फिर भी ये लालू प्रसाद यादव जब से राजनीति में एक्टिव हुए, एकदम से बिहार में खेल बदल रहा है। और वो खेल कब बदला सर? 23 तारीख को नीतीश कुमार किसी को रिसीव करने नहीं जा रहे थे, बहाना बना लेते हैं, जब ऐसा फ्लिप करना होता है ना, उनको बीमारी आ जाती है, वो 4 दिन के लिए मीडिया से गायब हो जाते हैं मंथन में। तो बड़ा गजब चीज बता रहा हूं सर, नीतीश कुमार बैठे हुए थे और लालू यादव ने कहा, ऐसे कुछ उनका एक टेक्सचर है कहने का, ए राहुल, तुम्हारी मां से मेरा बात हुआ था, अब तुम ब्याह कर लो, हम सब बाराती चलेंगे। लेकिन बगल में नीतीश कुमार बैठे थे, वो लालू की राजनीति को समझते हैं कि ये शादी विवाह की तो बात ही नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि दूल्हा तुम बनोगे इस पूरे ग्रैंड अलायंस का, और बारात हम सब चलेंगे। उसी दिन जदयू में एक बहुत बड़े नेता जो कि सांसद है, उन्होंने कहा है इसका मतलब हम जो है बीजेपी से अलायंस टूटने के बाद सांसद भी नहीं रहेंगे, आपकी कुर्सी भी नहीं रहेगी, तो हम इस गठबंधन में कर क्या रहे हैं। उसके 2 दिन बाद एमएलसी से मीटिंग शुरू होती है, एमएलए से मीटिंग चालू होती है, और एमपी से मीटिंग चालू होती है। नीतीश कुमार 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछते हैं उनसे। पहला प्रश्न, आपके क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संजय सर आप और आपके दर्शक ध्यान दीजिएगा, कि आपके कार्यशैली को राजद के साथ अलायंस के बाद कोई प्रभावित तो नहीं कर पा रहा है। आप किसके साथ अधिक कंफर्टेबल थे, जब बीजेपी के साथ अलायंस में थे या अभी राजद के अलायंस में? खबर तो आ ही रही थी कि 8 सांसद लगातार अमित शाह के टच में है, क्योंकि बेचैनी है ना, चाहे वो गोपालगंज की सीट हो या फिर वो सिवान की सीट हो, जहानाबाद की सीट हो, ये सारी सीटों पे जदयू के सांसदों को पता है बिना बीजेपी के सपोर्ट के हम नहीं जीत सकते, लालू के साथ गठबंधन के बावजूद नहीं जीत सकते, क्योंकि वहां का डेमोग्राफी ऐसा है। यही स्थिति जो है वो, वैसे तो कैमूर में, रोहतास में उनकी जीते भी नहीं थे, वो सीटें इन्हीं की थी, लेकिन फिर भी जैसे करहगढ़ सीट हो गया, वहां पे भी। तो ये तमाम बेचैनी के बाद बहुत सारे सांसद टूटने जा रहे थे, ये बात नीतीश कुमार को पता चल गई। नीतीश कुमार से बड़ा हॉर्स ट्रेडर जो है ना, लोग चाणक्य कहते हैं राजनीति का, आप किसी का भी तोड़ लीजिएगा, नीतीश कुमार का संभव नहीं है पार्टी तोड़ना। वो 3 दिन पहले उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसके बाद पूरा वो गोवा लेके चले असली चाणक्य तो नीतीश कुमार है, माइनॉरिटी में रहते हुए 20 साल से चला रहा है सरकार। और सर उनके अंदर एक बहुत जबरदस्त गुण है, वो जब चाहते हैं
राजद को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और जब चाहते हैं बीजेपी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। मतलब 7 दिन पहले तक यही भाजपा वाले गाली दे रहे थे, आज बीजेपी में एकदम सुर बदले हुए सेंट्रल लीडरशिप में कोई नीतीश कुमार पे अटैक नहीं कर रहा है। चौथा डेवलपमेंट तो इससे भी खतरनाक है सर। 3 दिन पहले सुशील मोदी जाते हैं, यही वो आदमी है जो इस पूरी का सूत्रधार है, इसको फिर से जो है ना बिहार आने का मन कर रहा है, यही सारा खेल खराब कर रहा है। ये जाते हैं राज्यपाल से मिलते हैं और आधे घंटे बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलते हैं और दोनों बाहर आके स्टेटमेंट देते हैं, नहीं उनकी तबीयत और हालचाल पूछने देते हैं। मैंने फोन करके पता करवाया कि उनकी तबीयत में कुछ प्रॉब्लम है क्या। राज्यपाल जी की तरह जो हमारे एक सोर्स हैं उन्होंने बताया राज्यपाल जी बिल्कुल फिट है, उनको क्या प्रॉब्लम होने लगी, ये तबीयत की बात क्यों पूछ रहे। तो मैंने बताया ये चीजें डेवलपमेंट होगी, तभी उन्होंने कहा कि बाबू पलटी मारेगा ये, और ये सारी चीजें अब यहां तक पहुंची है। पर उनके अभी कुछ नेशनल सेक्रेटरी जो है रवि रंजन, उन्होंने तो कहा है कि मतलब वो बीजेपी को गाली दे रहे थे आज कि बीजेपी पैसा लेके ये पार्टी स्प्लिट कर रही है और यहाँ पे भी कोशिश हो रही है ऐसे। बहुत अच्छा बात वरुण भाई पूछे। आपको 2017 याद है, ये 2 दिन पहले तक संघ मुक्त भारत बना रहे थे, उसके बाद नालंदा चले गए और नालंदा से वापस ही संघ मुक्त भारत जो है वो कहा नहीं नहीं ये तो संघ युक्त भारत था, वो आप लोगों ने गलत सुन लिया इतने सालों से। तो नीतीश कुमार का गुण जो है ना वो बहुत गजब है, उनको पता चल गया कोई पीएम नहीं बोल रहे, ये मेरा कुर्सी भी छीनने के चक्कर में है, तेजस्वी को देने के चक्कर में हम नहीं देना चाहते। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं, क्योंकि हालांकि आज भी मेरी इंफॉर्मेशन मैंने पूछा कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो कुछ समीकरण से आते हैं, उनका पूरा मानना है कि हमको ये ब्लंडर नहीं करना चाहिए, अभी समय है नीतीश को निपटा देना चाहिए जी। हाँ, लेकिन वो तो नीतीश को इसलिए निपटाना चाहते होंगे कि बिना नीतीश के निपटाए उस कुछ समीकरण में उनका मामला नहीं बैठता है। तो ये बात ठीक है, एकदम वो सही फिर बात। राजभर का तो आज स्टेटमेंट था कि एसपी में भी शायद स्प्लिट होगा। एसपी के काफी विधायक जो है, जो एमपीज है, वो भी काफी नाराज चल रहे हैं अखिलेश बाबू से। वही कितने हैं? 5 ही तो हैं। अरे और ओपी राजभर तो उनमें से 2 जो है वो परिवार के हैं और 3 जो है वो विशेष समुदाय के हैं। ये तो मामला यही चौपट हो गया। और विशेष समुदाय का भी कौन-कौन? उनमें से भी कहाँ बचे, एक तो चले गए ना। गए कहाँ, एक तो खत्म ही हो गया। आजम खान तो निपट गए, 4 ही तो निपट बचे। गया आजम खान। और एसपी हसन और शफीकुर रहमान बर्क, इनको जिस दिन बीजेपी ने ले लिया उस दिन हिंदू छोड़ देंगे इनको। हसन मुशरिफ को तो ले लिया अभी। अब ये नाराजगी है भाई साहब, कुछ भी कहिए। अच्छा हाँ, ये बात आ रही है। वैसे तो चलिए पहले ओंकार जी से ले लेते हैं कि एक ये मैं देख रहा हूँ कि कई जगह से ये बात आ रही है कि साहब आरएसएस खुश नहीं है इस डेवलपमेंट से। कुछ कह रहे हैं कि हिंदूवादी मीडिया खुश नहीं है इससे। देखिए, एक तो मीडिया तो आप जानते हैं बेस्ट। वो होता है ना कि प्यार में और जंग में जो है वो सब कुछ जायज होता है। तो ये तो जंग है और इस जंग में फौरी तौर पर ही समझ लीजिए, पर कामयाब जो है उसी की प्रशस्ति होती है, उसी की वाहवाही होती है। दूसरी बात ये है कि अभी संघ का जिक्र कर रहे थे अभिषेक भी और आपने भी प्रश्न किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या संघ नरेंद्र मोदी पर किसी भी तरह का प्रेशर बिल्डअप करने की स्थिति में बचा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी का जो कद है वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और संघ से भी बड़ा हो गया है। तो संघ किसी डेवलपमेंट से नाराज है, खुश है या तटस्थ है, इससे मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की सेहत पे कोई फर्क पड़ता होगा। हाँ, जिस शख्सियत का आपने जिक्र किया है, इसको लेकर के लोग जरूर चर्चा कर रहे हैं कि जिनके यहाँ 3-3 ईडी की रेड पड़ी हो, उनको आप कैबिनेट स्तर का मंत्री बना रहे हो, शपथ दिलवा रहे हो महाराष्ट्र में, तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटबैक मिलता है। और
छवि पर भी असर पड़ता है कि अब आप वो डिफरेंस वाली बात तो करना छोड़ ही दिए, छोड़ भी चुके हैं ये लोग। कई राज्यों में इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को लिया है। पर जो बात मैंने शुरू में कही थी कि प्यार में और जंग में सब कुछ जायज होता है, और मुझे लगता है कि ये केवल महाराष्ट्र की लीडरशिप को मैसेज नहीं देना चाहते थे संजय जी, दूसरे राज्यों में भी अगर कोई इस तरह की हिमाकत करता है, जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में ही सरकार बनी हुई है, बैठी हुई है। अक्टूबर नवंबर 2019 का जो डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हुआ था, उसको मैं शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का और कांग्रेस का दुस्साहस ही मानता हूं। गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, सेंटर में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, फिर भी इनके साथ घात और विश्वासघात किया गया था। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को एक तरीके से, वो कहते हैं ना कि निशस्त्र करके खड़ा कर दिया है जंग के मैदान में कि अब जरा लड़के दिखाओ। तो ये एक मैसेज बाकी लोगों के लिए भी है, बाकी प्रदेशों के लिए भी है कि कहीं कोई अगर इस तरह की हिमाकत करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। तो महाराष्ट्र में तो एक्चुअल में एक अलग लेवल की राजनीति इन्होंने खेली है हाल में, जिसके बहुत बड़े संकेत हैं। संजय सर, एक वरुण से मेरा प्रश्न था, पूछ लूं? बहुत मिल गया है तो पूछ लेता हूँ, सोच रहा हूँ हाँ हाँ पूछिए। अपडेट के लिए। हाँ वरुण भाई, ये परमवीर के सारे केसेस क्यों डाउन कर दिए गए? ये एक्चुअली सभी को डाउट है कि क्या चल रहा है, क्योंकि पहले मतलब सुशांत सिंह का हुआ, उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार आ गई, तो उन्होंने ये परमवीर को जो हाइप किया था, तो बीजेपी बाद में आने के बाद उन्होंने थोड़ा सा वो जो कंट्रोवर्शियल एरिया था वो सब थोड़ा साइड ट्रैक करके जो उनका मेन एजेंडा था, मेट्रो वगैरह, वो सब पहले लिया है। पर अभी बीच में ही एकनाथ शिंदे ने स्टेटमेंट किया था कि सुशांत सिंह राजपूत और बाकी के जो पेंडिंग केसेस है वो फिर से खुलेंगे अभी, तो उसमें अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, पर अभी तो वो ठंडे बस्ते में है। चलो ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा था ये अच्छा, ये प्रश्न कमाल की बात है संजय सर, अर्नब गोस्वामी ने भी नहीं पूछा। ठीक है, इंटरव्यू था देवेंद्र फडणवीस के साथ, लेकिन पूछना चाहिए था ना कि होम मिनिस्ट्री तो मालिक आप ही के पास है, और हम ने कितनी सारी पॉजिटिव खबरें आपके लिए चलाई है रिपब्लिक ने, आप ऐसे कीजिएगा मालिक, ये तो ठीक बात नहीं है। ये सवाल तो बनता था ना। होम मिनिस्ट्री में पूछा जिन था पे केस चलाई थी उनको तो मिनिस्टर करवा लिया है अभी, तो बाकी तो क्या कहें। आइए, सबसे पहले दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें, और हमें पत्रम पुष्पम के माध्यम से हमारी आर्थिक सहायता भी करते रहें। जिन लोगों को प्रश्न पूछने हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से और सुपर चैट के माध्यम से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं और आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन आपना को भी आप क्या विजिट करें, वहाँ पर जाएं और क्लिक करके अपनी मर्चेंडाइज जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी नए नए आपको डिज़ाइन और थीम्स मिलेंगे यहाँ, टी शर्ट्स में भी, मग्स में भी, और पुस्तकें भी अब यहाँ पर आने लगी हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और हम सीधे चलते हैं फिर से ओंकार जी के पास। ओंकार जी, चाणक्य नीतीश कुमार ही हैं ऐसा कह रहे हैं अभिषेक जी, शरद पवार नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 2005 से अब तक का पूरा घटनाक्रम अगर आप देखें, जितनी बार उन्होंने शपथ ली है, इतनी बार तो ओम प्रकाश चौटाला ने भी नहीं ली। वो भी 21-21 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे एक दौर में, पर नीतीश बाबू तो 21 दिन के लिए कभी नहीं बने। नीतीश बाबू तो अच्छे खासे कार्यकाल के लिए बने हैं। तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश बाबू जो हैं वो वाकई चाणक्य हैं, आज की तारीख के वो कुर्सी पर बने हुए हैं। मैं कुछ दूसरी बात करना चाहता था संजय जी। जी जी जी।
उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, और फिर सेकंड लार्जेस्ट जो है वो महाराष्ट्र है, 48 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में तो कोई किसी तरह की कोई चिंता इनकी पेशानी पर हमें दिखाई देती नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। और जिस तरह के वहाँ से फीडबैक आ रहे हैं और जिस तरह की रिपोर्ट्स और सर्वे आए हैं, उनमें भी ये बताया जा रहा है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी 2014 के जो रिजल्ट थे, नतीजे थे, उसको भी क्रॉस कर जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, जिस तरह के हालात वहाँ बने हुए हैं। अगली चिंता इनकी थी कि महाराष्ट्र में, क्योंकि आप जरा गौर करिए, एक सर्वे बीच में आया था जिसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर एमवीए के तीनों घटक दल ठीक तरीके से चुनाव लड़ जाएं तो वहां भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो 15-17 के आसपास, उससे भी नीचे जा सकती हैं, और एमवीए के घटक दलों को वहां 37 सीटें मिल सकती हैं लोकसभा की। तो मुझे लगता है कि जो देवेंद्र फडणवीस के जरिए ये कारनामा हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची विचारी रणनीति भी है, और 2024 के मद्देनजर वहां पर जमीन किस तरीके से तैयार की जाए, क्योंकि जब बीज बोया जाए और फसल उगाई जाए तो वो लहलाती हुई दिखाई दे, उसके मद्देनजर भी ये घटनाक्रम हमें देखना होगा। 1 साल के भीतर शिवसेना का क्या हाल किया है और अब एनसीपी का क्या हाल किया है, अभी कांग्रेस बची हुई है। नाना पटोले का भी आज बयान आ रहा था। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस में कोई तोड़फोड़ करने की अब इनको जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 195 के आसपास एमएलए हो गए हैं। 80 एमएलए तोड़ चुके हैं शिवसेना के और एनसीपी के, 10 निर्दलीय इनके साथ हैं, 20 है, और 20। 105 इनके अपने खुद के हैं। तब अगर 20 एमएलए हैं निर्दलीय तो ये संख्या 200 से ऊपर बैठती है। 206, 205, 206 बीजेपी के पास है अभी स्ट्रेंथ। तो ऐसे में उसे कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की, और शायद उसका गेम भी ये है कि वहां अब कांग्रेस और जो इनका नया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना का, एकनाथ शिंदे का, इनके दोनों के बीच में मुकाबला हो, और ये आपके मन से हों, उद्धव ठाकरे हों, बचे खुचे पवार साहब हों, ये इरिलीवेंट हो जाएं 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को वो साध चुके हैं, और जहां इस समय अभिषेक तिवारी बैठे हैं, मुझे लगता है कि अगला टारगेट उनका बिहार होगा। बिहार से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सेटबैक वाली खबरें तो है नहीं, वहां से भी पॉजिटिव संकेत हैं। उसने अपने पत्ते पहले ही खेल दिए हैं, कुछ कुछ लोगों को जोड़ करके, चाहे कुशवाहा हो, जीतन मांझी हो, आरसीपी सिंह हो, दूसरे लोग हों, चिराग पासवान ऑलरेडी उनके साथ हैं। तो ऐसे में आप जरा सोचिए कि अगर इन 3 राज्यों में मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जीत लेते हैं, तो 2024 की उनकी आधी लड़ाई, तो आधी सीटें तो ये 3 स्टेट ही उनकी झोली में डाल देंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसी दिशा में सोचते हुए आगे कदम बढ़ा रहा है। और इसी में एक एडिशन है कि काफी लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है अभी महाराष्ट्र में वो ये है कि इन दोनों पार्टी में स्प्लिट होने के बाद अब लार्जेस्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस है। तो 40-45 एमएलए कांग्रेस के पास है, और शरद पवार के पास 10-12 है, उद्धव ठाकरे के पास 10-12 है। तो शरद पवार का आज का स्टेटमेंट है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस का होना चाहिए। तो अगली बार जो चुनाव, आप 1 मिनट में आपको रोकूंगा क्योंकि इसी समय स्क्रीन पे मेरे सामने चल रहा है, और कांग्रेस के क्या नेता हैं, विजय मट्टंगवार, मनगुंटीवार, मुनगंटीवार।
मुनगंटीवार नहीं, कोई दूसरे हैं कोई। उनका स्टेटमेंट चल रहा है कि भाई एलओपी तो कांग्रेस के पास ही रहेगा, जबकि शरद पवार ने कल अवार्ड को एलओपी नियुक्त कर दिया था। तो ये एक नया झगड़ा आरंभ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांत हो गया। और तो और लोग यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि अशोक चव्हाण भी थोड़ा ढुलमुल हैं। हाँ, वो 2019 से ही उनका चल रहा है कि बीजेपी के साइड आने का, क्योंकि लास्ट टाइम जो कांग्रेस लीडर ऑफ ऑपोजिशन था राधा कृष्ण वीके पाटिल, तो वो 19 से इलेक्शन से पहले कांग्रेस एलओपी बीजेपी के लीडर बन गए थे, और उनका जो बेटा है उन्होंने बीजेपी के टिकट पे एमपी का चुनाव लड़ा था, तो वो काफी 5-6 लाख वोटों से जीते थे। तो ये कांग्रेस में तभी ही स्प्लिट होने वाला था, पर वो कुछ कारणों से उन्होंने तब डिले कर दिया। पर अब 24 के वक्त ऐसा लग रहा है कि बीजेपी स्प्लिट करने के बजाय एक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ऐसा एक समीकरण रखेगी, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी जब भी लड़ी है 2014 के बाद 1-on-1, तो उसमें स्ट्राइक रेट बीजेपी का काफी अच्छा रहा है। तो ये महाराष्ट्र में एक मुझे लग रहा है ऐसी प्लानिंग होगी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एक बैटल की जाए 2024 में, कि कांग्रेस इनका मेन फेस रहे लीडर ऑपोजिशंस का, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार उनके सबसेट रहे, तो उसमें बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। एक बात और पूछनी है वरुण आपसे कि जो एनसीपी के एमपीज हैं इस समय, सुप्रिया सुले को छोड़कर जो बाकी 3 हैं, उसमें आपके अमोद कोले हैं और वो उदयन राज भोसले हैं शायद। नहीं, उदयन राजे तो बीजेपी में आ गए थे 19 के इलेक्शन के वक्त, तो वो हार गए थे सीट, तो वो राज्यसभा दी गई थी उनको। हाँ, तो और सुनील तटकरे हैं। हाँ, सुनील तो तटकरे बीजेपी के पास आ गए हैं। तो ये जो सीटें हैं इनकी, ये तो सेफ हो जाएंगी फिर। हाँ, ये मुझे लगता है कि बात भी वैसी हुई है कि जो राष्ट्रवादी के सीट होंगे वो उनको मिलेंगे, और मतलब जो स्टैंडिंग सीट है उस पे बीजेपी कैंडिडेट नहीं देगी। तो ये 2 सीट तो है। अमोल कोल्ले आज फिर से शरद पवार के पास गए हैं, तो वो एक मतलब वहाँ पे एक कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली शिवसेना का कैंडिडेट हुआ करता था जहाँ पे अमोल कोल्ले का सीट था, तो वो 25 साल से स्टैंडिंग कैंडिडेट था शिवसेना का, जिसको अमोल कोल्ले ने पहली बार 2019 में हराया था। तो वो भी पहले शिवसेना के ही थे और उनको वो सीट चाहिए थी, तो वो मिली नहीं, इसलिए वो एनसीपी स्विच कर गए थे। पर 2019 से वो शरद पवार लॉयलिस्ट है, और आज ट्विटर पे भी डाला है उन्होंने कि कुछ भी हो हमें बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये उनका ट्वीट था। चलिए, तो ये एक मोटा मोटा बहुत ही रोचक और रुचिकर एक डेवलपमेंट है। आइए अब हम दर्शकों के प्रश्नों को ले लेते हैं। ये कोई और एसडीजी आ गए हमारे अलावा। डू एनसीपी एंड एसएस उद्धव come to an end irrelevant in Maharashtra politics after 2024 Lok Sabha poll? What's your prediction? वरुण जी, मीडिया क्या बोल रहा है ये बताएं आप कि महाराष्ट्र में आगे जब लोकसभा के लिए सीट वितरण होगा तो उसकी क्या संभावना है? क्या बीजेपी 30 से ज्यादा सीट ले पाएगी इसमें? हाँ, लोकसभा में तो पहले ही शिवसेना और एनसीपी इररेलेवेंट थे। शिवसेना के पास गिन चुने 4 एमपीज थे। शिवसेना को जो भी मिले थे वो एक तो उनका जो हिस्ट्री था बीजेपी और शिवसेना का सीट शेयरिंग का, तो उसके वजह से उन्हें इतने सीट मिले थे, बाकी और कोई रीजन नहीं था। उद्धव ठाकरे के चेहरे पे तो उनको वोट नहीं मिला था, मोदी जी के चेहरे पे ही मिला था। तो अभी जो डेवलपमेंट हुई है उसमें ऐसा लगता है कि जो 12 एमपी शिवसेना के आए हैं, बीजेपी उनको रिटेन करेगी, वहां पे कैंडिडेट नहीं देगी। और जो अजीत पवार कुछ सीट लड़ना चाहे 2-3, तो उस पे एक ये होगा। बाकी जो सीट है, जो 30-35 सीट है, उस पे सारे बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि स्ट्राइक रेट भी बीजेपी का पिछले इलेक्शन में काफी अच्छा था। 25 सीट लड़ी थी, उसमें से 24 जीती थी, और शिवसेना 23 जीती 23 जीती थी, और शिवसेना बाकी के 23 में से सिर्फ 17 या 18 जीती थी। 18 जीती थी। 18 जीती थी। तो उसमें से अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो वो शिवसेना के 12 सीट
राष्ट्रवादी के कुछ 2-3 सीट और बाकी 33 to 35 सीट्स में बीजेपी लड़ेगी। तो फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ उनकी संख्या जो है वो 23 से बढ़ के 30 तक चली जाए। हाँ 23 तो जी। मान के मैं चल रहा हूँ सर, अभी भी 23 तो आ जाएगा, 30 का गारंटी नहीं ले सकते हम लोग। एक अगर चीज मिस कर रहे हैं 35 सर, लड़ेगी तो 30 आ ही जाएगी। चलिए एक चीज हम लोग next। इस पूरे डिस्कशन में मिस कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने अजित पवार को तोड़ लिया। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में वो सेंटिमेंट में नहीं अभी तक जान पाया हूं, लेकिन आपने अजित पवार को तोड़ लिया, ठीक है। आपने उद्धव के प्रति भी तोड़ लिया, लेकिन क्या शिवसैनिक वोटर की निष्ठा जो है वो उद्धव से बदल के वापस उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या जो एनसीपी के निष्ठावान वोटर हैं वो पवार को छोड़ के अजीत पवार की तरफ आ जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान रखना चाहिए। नहीं, वो ये लोकसभा में काउंट एक्चुअली नहीं करेगा। शिवसेना और एनसीपी का ऐसा है कि जो लीडर्स है वो उनका मास बेस है, तो वो कोई पार्टी के सिंबल पे नहीं चुन के आए हैं। मतलब वो अगर विपक्ष भी खड़े होंगे बिना किसी सिंबल के फिर भी वो जीत के आएंगे। तो ये वैसे लीडर्स है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, शिवसेना के हो या एनसीपी के हो, वो रीजनल बड़े पॉलिटिशियंस है, तो उसमें वैसा कोई इशू नहीं आएगा सेंटिमेंट का, क्योंकि लोगों की जो सेंटिमेंट है वो उनके लीडर के लिए है। तो जो लोकल लीडर होगा अगर वो पार्टी स्विच कर लेगा तो वो उस पार्टी को वोट करेंगे। ओके ठीक। और विधानसभा चुनाव में भी कोई इसने महान कार्य नहीं किए हैं उद्धव ठाकरे शरद पवार ने कि लोगों के सेंटिमेंट उमड़ पड़ रहे हैं उनके लिए। नहीं उस वजह से मैं नहीं बोल रहा था सर। जैसे क्या हुआ है कि चलिए मान लीजिए, अब हम आगे चलेंगे। हम प्रश्न ये डिस्कशन यहीं बंद। ये बीजेपी नाना पटोले हैं, दादा भूसे महाराष्ट्र हित में गवर्नमेंट बनाए, दादाजी सीएमओ, नाना जी डिप्टी सीएमओ पर चीफ मिनिस्ट्री दादा के या नाना के किसको मिलनी चाहिए? एसटीजी प्रकाश डालें। ये तो कोई जोक क्रैक कर रहे हैं। धन्यवाद आपको अच्छे जोक के लिए, थैंक यू। नेक्स्ट सॉलिड क्रिकेट वीडियो। छत्तीसगढ़ में 2023 बीजेपी जीत पाएगी और सीएम ये कौन? भी एक चुटकुला है, ये भी एक चुटकुला है सर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतेगी। छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं कर रहे अभी, छत्तीसगढ़ जब आएगा तब आएगा। नेक्स्ट, हो सकता है छत्तीसगढ़ में कोई ऑपरेशन शुरू हो जाए, आपको क्या पता, इतना मत हंसिए। नहीं जीतेगी नहीं सर बीजेपी। मैं कह रहा हूँ इतना मत हंसिए आप। जेबीजेपी ग्रेटेस्ट, अभी तो 2024 की बात हो रही है ना। हाँ वो ठीक है। ग्रेटेस्ट क्लासिकल सिंगर इज अमित शाह जी। एक अक्षर का राग गाते हैं, आ सुनकर नेता बीजेपी में आ जाते हैं। शाह जी का शास्त्रीय संगीत अमर है। नेक्स्ट, Yuri Bezmenov. So the same people who did appeasement, jihad and caste politics will do the same in hands with BJP. No wonder Hindus are naive and call it master stroke. It is a statement, not a question. Dhanyawad. Yuri Bezmenov. In Manipur, Hindus are ethnically cleansed. They are not ethnically cleansed. You don't know about Manipur. And their properties are being distributed to cookies. वो कहीं पढ़ लिया है कुछ और मैं क्वेश्चन इसका पूछ लिया सीधा है। उत्तर Anyway. दूं सर, आप गूगल कीजिएगा, 13 मंदिर टूटे हैं और अब तक 47 जो है ना चर्च टूटे हैं। 221 221 सॉरी 243 सर, 243 13 वर्सेस 243। तो थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए सर मणिपुर के बारे में, वहां क्या हो रहा है। इनको मैतेईस का इतिहास पता कर लें। ये क्या होता है ना, लेफ्ट जैसे बहाता है ना कि नहीं जा रहे हैं मोदी और अमित शाह में, तो बह जाते हैं लोग लेफ्ट के चक्कर में, अच्छे फंस जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मनीष जी कह रहे हैं सर, उस विश्वासघात का क्या? जनाब मोहतरम मोदी जी चिल्ला कर कहते थे बांग्लादेशियों को निकालेंगे, तुष्टीकरण नहीं करेंगे। अब इनका तृप्तिकरण संतुष्टीकरण हो चुका है। मणिपुर के हिंदू इनको ढूंढ रहे हैं। फिर मणिपुर आ गया भाई। महाराष्ट्र की बिहार की बात करो यार। मणिपुर पे कल हम RSN सिंह को बुलाए हैं, उनसे बात करेंगे डिटेल में। जो सवाल हो उनसे पूछिए। अनन्या चक्रवर्ती, when will they break TMC in Bengal? Is it possible? अभिषेक, उसकी आवश्यकता नहीं सर। बंगाल में बीजेपी अभी ठीक काम कर रही है, संघ भी ठीक काम कर रहा है। वापस ये लोग 15 से 18 सीट जीत जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और ममता को ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, जो होना होगा अभिषेक बनर्जी के साथ वो लोग देख लेंगे। अभी अच्छा काम कर रहा है शुभेंदु अधिकारी। महिपाल सिंह राठौड़,
सर इम्तियाज जलील का औरंगाबाद का गणित बताइए। बताओ भाई। वो तो मैं एक्चुअली अभी वोट स्प्लिट में जीत हाँ के आए हैं हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ उनका। ओंकार जी अभी वहीं गए थे, जरा बताइए जरा। मैं अभी संभाजी नगर वहां अभी थे होकर आप। के आया आपने हूँ तो और वो मैंने भाऊ के साथ मैंने में एक वीडियो भी किया था संभाजी नगर से। हाँ, मैंने एक्चुअल में वहां मालूम किया कि ये कैसे, मतलब महाराष्ट्र में एक सीट ओवैसी की पार्टी को, और वो भी संभाजी नगर से, औरंगाबाद से। तो वहां पता ये चला है कि एक्चुअल में जो मीम और भीम है उसकी जो जुगलबंदी है वो वहां गुल खिलाती है। और दूसरे, इनके हाल के कुछ बयानों को अगर हम नजरअंदाज कर दें, जो नुपुर शर्मा के बारे में इन्होंने दिए थे या कुछ और दिए हैं, तो इनकी वहां छवि कुल मिलाकर के ठीक रही है मतदाताओं के बीच में। ये मुझे दो फीडबैक मिले। हम लोग दौलताबाद जा रहे थे, वहां एक पुराना किला है उसको देखने के लिए, और रास्ते में मुझे पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, जो पहले मराठा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसको डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर शरद पवार की पार्टी ने जो है करवाया था। और जब निजाम का समय था तो ये भी मुझे पता चला, वहां पहली बार पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर ने निजाम के बहुत सारे मुकदमे लड़े थे, और निजाम ने उनको यहाँ पर बहुत बेशकीमती जमीन जो है अलॉट की थी, जहाँ पर यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, कुछ इंस्टीट्यूट भी बने हुए हैं, कुछ दूसरी चीजें भी हैं। तो मेरे लिए ये बहुत आश्चर्यजनक खबरें थी। लेकिन वहाँ पर खास तौर से जो बुद्धिस्ट हैं वो और मुस्लिम, ये मिलकर के एक बड़ा फैक्टर बन जाते हैं। जी। वो भी है ओंकार 2019 जी, में तो वहाँ दूसरा पे कारण था। 2019 में तो वहां पे शिवसेना का विद्रोही उम्मीदवार खड़ा था, हाँ, वो बहुत लंबे चौड़े वोट ले गया था। और ये जो सीट जीते हैं वो सिर्फ 4000 वोटों से जीते हैं, तो अभी मैं लोकसभा कहने वाला था, कोई तोप नहीं है, 4000 लोकसभा में कुछ मायने नहीं रखता है। अगर विद्रोही खड़ा नहीं होता शिवसेना का तो पता चल और जाता। विद्रोही देख लीजिए ना, विद्रोही कितने वोट ले गया। एक मिनट, मेरे ख्याल से लाखों में ले गया है वो वोट। 2,83,000 थर्ड बताइए। कैंडिडेट। तब मैटर ही नहीं इसलिए हारे हैं वो, और कोई कुछ नहीं है। आज तक वहां पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जी नेक्स्ट, राहुल कुलकर्णी। एसपी हैज a strong hold in Maharashtra. Economic and political, it's necessary to break NCP to get rid of this hold. एसपी मीन शरद पवार। मैंने कहा समाजवादी कहाँ से आ गई वहां। मैं भी टेंशन में आ गया था एक समय। Bigger threats to India from abroad. So now BJP is temporarily neutralizing inner enemies. Thoughts, ओंकार जी। शरद पवार, मैंने बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले कि कितने स्ट्रांग हैं और कितना उनका स्ट्रांग होल्ड है। 3.5 जिलों से आगे तो कभी बढ़ नहीं पाए वो। और लोकसभा की कितनी सीटें थी उनकी? 4 सीटें थी। एक कांग्रेस की शायद वो सुंदर नगर वाली, और चंद्रपुर की थी शायद। चंद्रनगर हाँ, क्या है? चंद्रनगर है, चंद्रपुर है? चंदन नगर है शायद। नहीं चंदन नहीं है, कोई एक चंद्रपुर है। है। चंद्र तो पक्का है, आगे पुर है या नगर है वो चेक कर लो आप। तो मेरा कहना चंद्रपुर है। ये, और विधानसभा चुनाव में भी मैंने बताया था कि कितनी कितनी सीटें इनको मिली हैं। मैं फिर पढ़ देता हूं, पता लग जाएगा कि कितने स्ट्रांग है। 288 का सदन है। 1999 में 58 सीटें, 2004 में 71 मैक्सिमम थी इनकी, 2009 में 62 सीटें, 2014 में 41 सीटें, 2019 में 54 सीटें। और 1980 में जब इन्होंने एक अलग पार्टी बना करके लड़े थे, 47 सीटें। और 1986 में राजीव गांधी इनको ले आए थे वापस। 1985 के चुनाव में केवल 54 सीटें। तो इससे पता लग जाता है कि शरद पवार जो है वो कैसे होल्ड वाले नेता हैं। वो एक पॉकेट में बस उनकी राजनीति चलती है, उससे आगे वो कभी नहीं बढ़ पाए। जी नेक्स्ट, रविंद्र, shameless IT cell calling this ugly circus master stroke.
मीनवाइल सेंट्रल गवर्नमेंट एससी सामने लेट गई, एसआर के सामने लेट गई। 11 हिंदूज अरेस्टेड इन महाराष्ट्र गोट केस। बोलो भाई अभिषेक बाबू, ये तो आपका ही कोई मित्र दिखता है मुझे, रविंद्र बाबू। देखिए अब इसमें मैं क्या बोलूं, देखिए मास्टर स्ट्रोक, अगर आप राजनीति में है तो आइडियोलॉजी मतलब एकदम आइडल बन के नहीं जीत सकते। वो आप आडवाणी और अटल जी होना चाहते हैं तो बात और है, और मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी और मोदी जी इस तरह से सोचते हैं। ठीक है, एससी का भी उपाय ये तो निकाले। पक्का है कि मोदी जी कभी भी एक वोट से नहीं हारे, कोई भी फ्लोर टेस्ट नहीं हारने वाले हैं। नहीं हारने वाले। 100% पक्का है, इतनी तो ना मैं खुद गारंटी लेके दे सकता और राज्य में तो- भी नहीं होने देंगे। हूँ। अब क्या है कि इन्होंने जो कहा है एससी के सामने लेट गई है। सर थोड़ा सा यूसीसी वगैरह एक बार आ जाए, वो ड्राफ्ट वगैरह हम देख लें कि क्या चल रहा है, उसके बाद हम देखेंगे क्या होना है। मुझे नहीं लगता कि 2024 के संदर्भ में मोदी हिंदुओं को छोड़ के वापस उनकी तरफ जाने वाले हैं। मास्टर स्ट्रोक मैं बताऊं क्या है? मास्टर हम्म। स्ट्रोक जो जिसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, हालांकि मैं इस मास्टर स्ट्रोक वाद का कोई बहुत अधिक समर्थक नहीं हूँ, हर चीज को मास्टर स्ट्रोक कहा जाए, लेकिन यदि मोदी यूसीसी की बात करते हैं, उसमें शरद पवार जो है वो उलझ जाते हैं। ये उसके पहले की बात है ना, ये जो घटनाक्रम हुआ उसके, और शरद कुमार ना उसका सपोर्ट करते हैं ना उसका अपोज करते हैं, शरद पवार। हमारे नीतीश बाबू जो है वो तो मंद मंद मुस्कुरा के थोड़ा सा तो कुछ ऐसा है कि हाँ ठीक है, और बात होना देख चाहिए। लेते, इस समय जो है वो देख लेते, ये कह के जान बचा लेते। मायावती ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं साहब, वो हमारे यूसीसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जरा वो पॉलिटिकल भावना दिखती है इसमें। और बीआरएस वाले जो हैं उन्होंने तो इसका कॉग्निजेंस ही नहीं लिया, कॉग्निजेंस ही नहीं लिया। हमारे एक वो वरिष्ठ पत्रकार हैं अमिताभ अग्निहोत्री, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने कहा कि भैया मूंदहु आंख कतहु को नहीं, आंख मूंद ली, हुआ ही नहीं कुछ। यूसीसी क्या चीज होती है पता ही नहीं उनको। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि देखिए हम अभी इस पर कुछ नहीं कहेंगे, हमने जो है अपना ड्राफ्ट बना लिया है और हम लॉ कमीशन चेयरमैन से मिलकर उनको हम इसको प्रस्तुत करेंगे। और वो शाही इमाम फतवा जारी करता है कि भाई कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग बात है कि उसके फतवे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप जरा देखिए कि कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन यूसीसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। और सड़जी भी सैद्धांतिक सर रूप जी से ने तो सहमत- समर्थन ही कर दिया। 370 के वक्त भी उन्होंने वैसे ही किया था। विपक्षी एकता है भाई, एकता दिखनी चाहिए ना, तो एकता यूसीसी की तरफ मतलब जा रही है। वो पटना वाली मीटिंग को कितने दिन हुए हैं अभिषेक जी? 23 को हुई तारीख को थी। हुई। एक हफ्ता। एक हफ्ता 10 दिन 23, और अभी 10 एक दिन हफ्ते से 3 दिन ऊपर हुए हैं, और आप 10 देखिए जरा कहाँ है विपक्षी एकता, धूल धूसरित। वो बेंगलुरु वाली भी स्थगित हो गई। वो तो एनसीपी के बाद स्थगित ही होती थी। नहीं सर, वो स्थगित नीतीश कुमार की वजह से हो रही है। पहले नीतीश ही नहीं पहले जा रहे हैं। शिमला से चेंज होकर बेंगलोर, और बेंगलोर वाले इनडेफिनिटली पोस्टपोन। वो इंदिरा जी ने जो कहा था टू मेनी प्राइम मिनिस्टर्स इन वेटिंग, तो वो ऑपोजिशन का वैसा हाल है कि सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो कोई खुद से कोई एफर्ट नहीं ले रहा। अरे कोई बात नहीं, अगली मीटिंग 2024 के बाद ये लोग कर लेंगे भाई। कोई बात नहीं, वैसे भी राहुल गांधी ने कह दिया है ना कि बीआरएस का मतलब होता है बीजेपी रिश्तेदार पार्टी। हाँ, और यहाँ पर देखिए आप कितनी अच्छी बात हो रही है, और हमारे कुछ हिंदूवादी जो हैं वो हिंदू हृदय सम्राट बता रहे हैं बीआरएस को। चलिए आगे चलते हैं, समय अधिक हो गया है, फटाफट वो करते हैं। वैसे ही खुश। नेक्स्ट, ट्रूथफुल डायलॉग। सर क्या बीजेपी कुछ नेम फेसेस हो सकते हैं एज सीएम कैंडिडेट्स इन अपकमिंग इलेक्शंस इन एमपी?
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान कुछ नहीं कह सकते भाई। हम लोग पब्लिक का मूड प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन बॉस लोगों का मूड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। करण सिंह, I just don't understand how inducting super corrupts like Patel and Pawar help you in the elections. Patel and Pawar. अजीत पवार एंड प्रफुल्ल अजीत पटेल। पवार, अजीत पवार। In the elections also after the speech by PM in Bhopal convention. अजीत पवार के बारे में कुछ नहीं कहा था वो स्पीच में, सुए के बारे में कहा था उन्होंने। अच्छा 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 अच्छा, ये बताएं तो ओंकार जी। नहीं, एक्चुअल में जो मैं पहले ही टिप्पणी कर चुका हूं कि प्यार में और जंग में जो है वो सब कुछ जायज होता है, और वो जो आदर्शवादी राजनीति करने का कभी कोई संकल्प दिखाई देता था भारतीय जनता पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट चुकी है। अब तो टिट फॉर टैट वाली राजनीति ये लोग कर रहे हैं कि आप अगर हमारे साथ कुछ डर्टी गेम खेलेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बाकी सारी चीजें आगे तय होती रहेंगी। वो तो एक डायलॉग था शास्त्रोक्त किसी- है, हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है, छठे शाठ्यम समाचरे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, विदुर नीति पढ़ लें। और मेरे कहने का मतलब है, अगर हमारी विचारधारा को अपना करके कोई मेरे साथ आ रहा है तो क्या, रीता बहुगुणा जोशी आई, उस वक्त भी विरोध हुआ था, क्या हो गया? हार्दिक पटेल आया, तो हार्दिक पटेल आज कहाँ है? ये लोग भी समय दीजिए, समय दीजिए, इनको पता है क्या करना है जी। Supersonic diesel, hasn't BJP lost plot in Maharashtra? No BJP CM oblique deputy CM. Factually wrong. डेप्यूटी Devendra सीएम Fadnavis is de jure deputy CM, de facto CM. Next. नहीं, वो सुपर सीएम है साहब। अरे होम मिनिस्ट्री जिसके पास है वही सीएम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता वैसे तो, ये तो आप जो है वो nothing like that. Rahul Kulkarni, in order to get full majority in Maharashtra, it's necessary to make it bipolar, like Gujarat. So they are neutralizing other parties. Your thoughts? लेकिन गुजरात का भी तो पहले आप इतिहास देख लीजिए, कितने साल तक वो मल्टीपोलर रहा था बाइपोलर होने के पहले। तो याद करिए। RP, SDG, why do you like Fadnavis? He isn't Hindutva guy, only wheeling, dealing, plus his wife makes Insta video with Muslim boy inside CMO's bedroom. Varun, this is for you. उनके पत्नी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, पर वो उनका हिंदुत्व तो काफी लेजिटिमेट है, उनका आरएसएस बैकग्राउंड है, और जो पहले से उन्होंने अपना एक इमेज मेंटेन किया है वो हिंदुत्ववादी इमेज है। बाकी उनके पत्नी के बारे में तो सारे ही लोग मजाक उड़ाते हैं। उनको एक तो ये है कि पॉलिटिक्स में जो होता है कि क्या बोले उससे ज्यादा पता होना चाहिए कि क्या नहीं बोलना चाहिए, तो वो लिस्ट डाउन करती है और वही पॉइंट बोलती है उनकी पत्नी। तो वो एक मेजर उनका ड्रॉबैक है कि घर से ही उनको वो एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ता है, बाहर पॉलिटिक्स में कितना ही कुछ गुलना खिला दे, तो वो एक इशू है उनका। तो इसके लिए कोई लीगल रेमेडी नहीं है क्या उनके पास? लीगल रेमेडी तो नहीं है, हाउस होल्ड रेमेडी है कि बीवी को रिपोर्टर्स के इट सामने इज डोमेस्टिक वायलेंस भाई। साला इंस्टा ही बैन करवा दीजिए मोदी जी से बोल के। नेक्स्ट सर, स्टैंड क्लियर करिए लोमड़ी पत्रकार की मंशा पे। ये कौन होता है भाई लोमड़ी पत्रकार? अभिषेक जी, आप इसके बारे में विशेष रूप से जानते हो? पता नहीं, हम तो खान मार्केट गैंग वालों को ही जानते हैं। वो 2 दिन से रो रहे थे, सत्यवादी कल ही से रो रहे हैं। मतलब 2 बजे के बाद ऐसा लग रहा है कि वहां पे गंगा जमुना सब बह रही है भाई। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी रोज होता है। हो सकता है असत्येंद्र के प्रति कुछ होगा। नेक्स्ट, Rakesh, do you feel BJP can come to power in Chhattisgarh? I am from Raipur, but I don't see any BJP people working to win here. What's your assessment? भाई अभिषेक जी तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं जीत सकती है। बाकी जब छत्तीसगढ़ पे बात आगे चलेगी तब देखेंगे।
इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को, अभिषेक जी को और वरुण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम। धन्यवाद। वंदे मातरम।